अब हमारे प्रोसीजर्स क्या है, देखो वैसे इनको उन्होंने यहाँ पर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स का नाम दिया है। ठीक है, बट ये कुछ प्रोसीजर्स, अब जैसे आप ऑडिट करोगे तो ऑडिट में अभी सीधा ऑडिट करना स्टार्ट नहीं किया, अभी हमने सिर्फ रिस्क असेसमेंट करना स्टार्ट किया है। जिसका मतलब ये है कि अभी हम ये समझ रहे हैं कि भाई ऑडिट करने में रिस्क कितना इन्वॉल्व है। जिसका मतलब ये बात है कि भाई अभी हम समझ रहे हैं कि भाई ये रिस्क कितना इन्वॉल्व है कि हम एक इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन दे दें जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो मिसस्टेटेड है। तो ये जो रिस्क हम लोग समझ रहे हैं, जो असेसमेंट कर रहे हैं, तो जब आप इसका असेसमेंट करोगे तो आपके पास क्या प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं जिनको आप यूज में ले सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला है टूल, प्रोसीजर बोल लो, टूल बोल लो, कुछ भी बोल लो। तो पहला टूल जो है, पहला प्रोसीजर जो है वो इंक्वायरी है। इंक्वायरी का मतलब क्या होता है? सीधा क्वेश्चन पूछना सामने वाले से, अपने क्लाइंट से इंक्वायर करना। ठीक है, तो आप उनसे इफ विद मैनेजमेंट या फिर अप्रोप्रिएट इंडिविजुअल्स जो कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन से रहे हैं या दूसरे रहे हैं, या क्लाइंट के कोई भी ऐसा पर्सन जिससे आपको लगता है कि भाई उसको नॉलेज है यहाँ पे, तो उससे आप अपनी जरूरत की इंफॉर्मेशन मांग सकते हो। तो इंक्वायरी वो टूल है, इंक्वायरी वो प्रोसीजर है जिससे आप इंफॉर्मेशन गैदर करोगे। आपको पूछना पड़ेगा ना, है ना? आपको इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो आपको मांगनी पड़ेगी, तो बेसिकली इन्फॉर्मेशन मांगने का एक तरीका है इंक्वायरी। ये सिंपल सी बात है। ठीक है, इसके अलावा ये यहाँ पे एक प्रोसीजर की बात कहते हैं जिसको एनालिटिकल प्रोसीजर कहते हैं, उसमें हम वापस आते हैं। ऑब्जर्वेशन मतलब अब ऑडिटर वहां पे लोगों को काम करते हुए देख सकता है, प्रोसीजर्स को परफॉर्म करते हुए देख सकता है ना? तो एज अ ऑडिटर मेरे को ये समझना है कि भाई उन्होंने, वो लोग काम कर कैसे रहे हैं, वो लोग कंट्रोल कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैं खुद वहां पर जाकर के और उनको ये सब चीजें परफॉर्म करते हुए देख सकता हूँ। ठीक है, मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी में आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, ऑब्जर्वेशन में आप सब उनको काम करते हुए देखते हैं। इंस्पेक्शन हो गया, इंस्पेक्शन जनरली डॉक्यूमेंट्स का होता है, या फिर इंस्पेक्शन होता है किस चीज का? इंस्पेक्शन होता है जैसे कि वहां पर इन्वेंट्री क्या पड़ी हुई है। ठीक है, इंस्पेक्शन होता है कि भाई चलो जा करके देखते हैं कि भाई ये लोग क्या डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करते हैं, इनके प्रोसीजर्स क्या हैं, वो मैं समझता हूँ, तो इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो इंक्वायरी आई थिंक आपको समझ में आ गया सिमरन, ऑब्जर्वेशन समझ में आ गया, इंस्पेक्शन समझ में आ गया, तीन चीजें समझ में आ गई। यस सर। अब बात जो बचती है वो एनालिटिकल प्रोसीजर की होती है। एनालिटिकल प्रोसीजर को वैसे हमको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, बट अभी के लिए मैं ये समझा देता हूं कि इट इज बेसिकली कंपैरिजन। ठीक है, इट इज बेसिकली कंपैरिजन बिटवीन टू फैक्टर्स। तो कोई भी दो फैक्टर्स के बीच के कंपैरिजन को हम लोग जब समझते हैं, ठीक है, तो जैसे आपने रेशियोज कैलकुलेट करने सीखे हैं वे रेशियोज कैलकुलेट करने सीखे हैं, हाँ है ना? यस सर। तो रेशियो एनालिसिस बेसिकली एक तरीके का एनालिटिकल प्रोसीजर है, क्योंकि रेशियो क्या है? जैसे आपने करंट एसेट्स को करंट लाइबिलिटी से कंपेयर करा, तब उसका रेशियो निकला। और आपने ये एनालिसिस किया कि भाई करंट एसेट्स ज्यादा है, करंट लाइबिलिटी कम है, लॉन्ग टर्म एसेट्स और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के बीच का क्या रेशियो है, प्रॉफिट का क्या रेशियो है। तो ऐसी कोई भी दो चीजों का, कोई भी दो फैक्टर्स का जब आप कंपैरिजन करके और वहां से एनालिसिस निकाल करके लेकर के आते हो, तो उस तरीके के प्रोसीजर को हम यहाँ पे एनालिटिकल प्रोसीजर कहते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गई सिमरन बात यहाँ पे, या सुन लो? यस सर। तो जब आप रिस्क असेसमेंट करना चालू करेंगे तो ये प्रोसीजर्स आप यूज में ले सकते हैं। ठीक है, अब रिस्क असेसमेंट होगा कैसे? ठीक है, ये तो चलो प्रोसीजर्स है, तो टूल है जो हम जगह जगह पे यूज लेंगे, तो आपको रिस्क असेसमेंट कैसे करना है? तो रिस्क असेसमेंट में सबसे पहली चीज जो हमारा 315 कह रहा है, वो कह रहा है कि अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, इट्स एनवायरमेंट, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इज सिस्टम्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो आपको अपने क्लाइंट की एंटिटी को समझना पड़ेगा, वहां के एनवायरनमेंट को समझना पड़ेगा, वहां पे क्या एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है उसको समझना पड़ेगा, और उनके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इसको इन डेप्थ लेकर के जाते हैं बात। तो पहली चीज उन लोगों ने बताई कि रिस्क असेसमेंट कैसे होता है। रिस्क असेसमेंट में आपके पास कुछ टूल्स अवेलेबल हैं, कुछ प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं। उन प्रोसीजर्स, उन टूल्स को यूज करते हुए पहले आपको
अपने क्लाइंट की एंटिटी, इन्वायरमेंट, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है। अब सर समझने के लिए इन्होंने बोल दिया कि एंटिटी को समझना है, एनवायरनमेंट को समझना है। क्या समझना है एंटिटी को, अपने क्लाइंट को क्या समझना है, क्या क्या चीजें हैं जो समझने लायक है। तो जब आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हो, वैसे ही आपको बचाने के लिए आपके स्टैंडर्ड आ जाते हैं, वो आपको और डिटेल में नॉलेज दे देंगे और डिटेल में गाइडेंस दे देंगे। तो वो ये कहते हैं कि जब ऑडिटर रिस्क असेसमेंट करता है तो उसके एंटिटी और एनवायरनमेंट के बारे में ये चीजें समझनी होती है। क्या क्या चीजें समझनी होती है? पहला ये कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी समझो। किसको समझो भाई? सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी को समझो। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? कि भाई वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन कौन हैं, क्या क्या किस तरीके से स्ट्रक्चर हुए हुए हैं, क्या क्या डिपार्टमेंट्स उन लोगों के हैं, हरारकी जिसको हम कहते हैं, पता है ना? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ा है स्कूल में। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किसको कहते हैं? Yes, sir. चेयरमैन हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आ गया, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हो गए, सुपरवाइजर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए, जो भी हो गए। तो इस तरीके से क्या उनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है ना? अब मोर कॉम्प्लेक्स तो जैसे आप ये समझोगे कि भाई मेरे क्लाइंट के बिजनेस में किस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में वो काम कर रहे हैं, तो जितना कॉम्प्लेक्स उनका स्ट्रक्चर होगा उतने ही चांसेस ऑफ रिस्क और मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा होंगे। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि भाई अच्छा ये तो देखो, ये मेरा क्लाइंट है और ये बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर में काम कर रहा है, ज्यादा इनके कुछ है नहीं, तो ठीक है भाई, यहाँ पर चीजें छुपना, यहाँ पे चीजें फ्रॉड होना, यहाँ पर एरर होने की चांसेस कम होते हैं। लेकिन जितना कॉम्प्लिकेटेड, जितना कॉम्प्लेक्स आपके क्लाइंट का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा, वहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ज्यादा होगा। क्लियर है भाई? समझ में आ गई बात यहाँ पे? यस और नो? तो एंटिटी के बारे में आपने क्या समझा? सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर समझ लिया। ठीक है, फिर समझो ओनरशिप एंड गवर्नेंस, कि भाई यहां पर मेरे क्लाइंट के बिजनेस में ओनर कौन है, किस तरीके से ओनरशिप स्ट्रक्चर है, कहने का मतलब शेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ हुआ है, कौन लोग मेजर शेयर होल्डर्स है, कौन लोग माइनर शेयर होल्डर्स है। गवर्नेंस, कौन लोग बिजनेस को गवर्न कर रहे हैं, कौन लोग बिजनेस का मैनेजमेंट देख रहे हैं। ठीक है। ओनर्स, मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, मतलब कंपनी के मालिक को ओनर्स जैसे शेयर होल्डर्स हो गए, उनके मैनेजमेंट और वो लोग जिनके पास गवर्नेंस है, उन लोगों के बीच में कितना डिस्टिंक्शन है, क्या वो लोग अलग अलग हैं, क्या वो लोग एक ही है। कई बार बिजनेसेस छोटे होते हैं तो ओनर, मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी एक हो सकता है, लेकिन कई बार बिजनेसेस इतने बड़े होते हैं कि कंपनी के ओनर्स कोई और हैं, उनका मैनेजमेंट कौन संभाल रहा है और उनकी गवर्नेंस में कुछ लोग और इन्वॉल्व है। तो ऐसा हो सकता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई मेरे क्लाइंट के बिजनेस में उसकी ओनरशिप क्या है, उसकी गवर्नेंस क्या है। दूसरी चीज आपने समझ ली, पहली चीज समझ ली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। दूसरा आपने समझ लिया कि भाई यहाँ पे हमारे क्लाइंट के बिजनेस में ओनर कौन है, गवर्नेंस किसके पास है, मैनेजमेंट किसके पास है। ठीक है भाई सिमरन, दोनों दोनों पॉइंट समझ में आए? आया ना? Yes, sir. ठीक है, फिर हम उनका समझेंगे कि उनका बिजनेस मॉडल क्या है, किस तरीके से वो बिजनेस कर रहे हैं, क्या बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट कैसे कमाने का उनका आइडिया क्या है, रेवेन्यू कैसे कमाने का आइडिया क्या है, और उनके बिजनेस में वो लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का किस किस एक्सटेंट तक जाकर के यूज ले रहे हैं, कितना इंटीग्रेटेड उन लोगों ने आईटी सिस्टम कर रखे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। वेदर, जब आप आईटी की बात करते हो तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या उनके पास मल्टीपल आईटी सिस्टम्स हैं, एक से आईटी, अलग अलग कामों के लिए अलग अलग आईटी सिस्टम्स का यूज हो जाता है, विच आर नॉट वेल इंटीग्रेटेड। तो अगर किसी आपके क्लाइंट के यहाँ पे मल्टीपल आईटी सिस्टम्स का यूज किया जाता है जिनका इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से नहीं किया गया है, ठीक है, एक काम होता है, अलग वर्टिकल में काम होता है आईटी के थ्रू होता है, दूसरे वर्टिकल में दूसरा काम होता है, तीसरे वर्टिकल में तीसरा काम होता है। लेकिन जैसे वर्टिकल से मतलब सेल परचेज हो गया, सेल का काम अलग है, सिस्टम आईटी का यूज कर रहे हो आप, कुछ भी जो भी आपके यहाँ पे की बिजनेस के हिसाब से, परचेज के लिए अलग आईटी सिस्टम यूज हो रहे हैं, अकाउंटिंग के लिए आईटी सिस्टम्स अलग यूज हो रहे हैं, इन लोगों का आपस में कोई इंटीग्रेशन नहीं है, तो फिर आपके मिस स्टेटमेंट के रिस्क बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक 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 सिस्टम से जो रिपोर्टिंग आती होगी उसको मैनुअली आपको दूसरे सिस्टम में फीड करना पड़ता होगा, ऐसा होगा ना? जैसे से फॉर एग्जांपल भी, परचेज के लिए आपके पास आईटी सिस्टम है, सेल के लिए आपके पास आईटी सिस्टम है। अब सेल के लिए आपके पास ऑर्डर आया, वो आपके पास कंप्यूटर जनरेटेड क्वेरी के फॉर्म में आया या कैसे भी आया,
और अब परचेज के सिस्टम के साथ वो इंटीग्रेटेड नहीं है, मार्केटिंग के साथ वो इंटीग्रेटेड नहीं है, तो आपको इन्फॉर्मेशन जो फैच करनी पड़ेगी वो मैनुअल करनी पड़ेगी। होगा ना ऐसे? अब आप किसी कंपनी को ऑर्डर देते हो, सिर्फ फॉर एग्जांपल कोई आईटी कंपनी है, आईटी कंपनी मतलब आजकल जो ई कॉमर्स हो गई है, तो आपने किसी ई कॉमर्स वेबसाइट से ऑर्डर कर दिया, ठीक है, अब उनके पास ऑर्डर पहुंच गया, लेकिन ऑर्डर को रिसीव करने के बाद जो इन्वेंट्री उनके पास उतनी है या नहीं है, वो सब आपस में एक दूसरे से इंटीग्रेटेड नहीं है। तो कई बार क्या हुआ, उनके पास ऑर्डर चला गया, लेकिन अब वो अवेलेबिलिटी उनके पास जो थी वो नहीं थी। जो भी चीज आपने परचेज करी थी उसका स्टॉक उनके पास अवेलेबल नहीं था, या फिर वो स्टॉक उनको मैन्युअली फीड करना पड़ता था, है ना? इन अ सिंपल लैंग्वेज कि आप गए, आपने बोला कि भाई आपको एक वेबसाइट दिखी, आपने वेबसाइट पे जाके देखा कि हाँ भाई उनकी जो इन्वेंट्री है वो अवेलेबल है, आपने ऑर्डर कर दिया, लेकिन वो इन्वेंट्री जो थी वो इंटीग्रेटेड नहीं थी, वो इन्वेंट्री उस दिन थी नहीं, लेकिन आपको तो दिख रही थी। तो ये दो ऐसे सिस्टम है जो आपस में एक दूसरे से इंटीग्रेटेड नहीं है। तो यहां पर अगर इस तरीके से आपके क्लाइंट का बिजनेस है जहां पे आईटी के सिस्टम्स इंटीग्रेटेड नहीं होंगे, तो वहां पे मटेरियल मिस स्टेटमेंट के रिस्क ज्यादा होगा, जबकि इंटीग्रेटेड सिस्टम्स अगर होते हैं तो मटेरियल मिस स्टेटमेंट का रिस्क क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है सिमरन यहाँ पे? यस और नो, हाँ या ना? यस सर। ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई मेरे क्लाइंट का बिजनेस मॉडल क्या है, और वो किस एक्सटेंट में जाकर के इंटीग्रेटेड आईटी सिस्टम्स का यूज ले रहा है, और उनके यहाँ पर आईटी सिस्टम्स का इंटीग्रेशन किस एक्सटेंट में किया गया है। क्योंकि अगर वेल इंटीग्रेटेड नहीं है तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ज्यादा है। ठीक है। एंड वेदर द आईटी सिस्टम्स आर आउटसोर्स टू अ थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर। अब आजकल तो आउटसोर्सिंग का टाइम आ गया, तो कई बार ऐसे आईटी सिस्टम्स जिनको कि हमें यूज लेना चाहिए, हम वो सिस्टम्स यूज लेने की जगह हम उनको आउटसोर्स कर देते हैं। वो हम हमारे घर में काम नहीं कराते, वो हम काम बाहर कराने लग जाते हैं। आउटसोर्सिंग का जमाना है ना आजकल, तो बहुत बहुत सारे बिजनेसेस अपनी बहुत सारी प्रोसेस को आउटसोर्स कर देते हैं, थर्ड पार्टी को करने के लिए दे देते हैं। यस और नो, है ना? यस सर। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि क्या आपके क्लाइंट के यहाँ पर जो आईटी सिस्टम्स यूज किए जा रहे हैं वो खुद यूज कर रहा है, इन हाउस है, या उनको थर्ड पार्टी को आउटसोर्स किया गया है। इसके अलावा आपको आपके क्लाइंट की इंडस्ट्री के बारे में समझना पड़ेगा, वो किस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, वो टेलीकॉम इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, वो रियल एस्टेट को बिलोंग करता है, ठीक है, बैंकिंग को बिलोंग करता है, कौन सी इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री की रेगुलेटरी फोर्स कौन सी है, रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन सी है। जैसे बैंकिंग है तो आरबीआई हो गया, रियल एस्टेट है तो रेरा हो गया हमारे इंडिया के अंदर, वैसे ही। तो आपको रेगुलेटरी बॉडी के बारे में पूछना पड़ेगा उनसे, और इसके अलावा दूसरे जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स जो आपको लगता है कि आपके क्लाइंट के बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट रखते हैं, उनके बारे में समझना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा द मेजर्स, अब यहां तक तो बात हो गई, क्या क्या समझ लिया हमने एनवायरनमेंट में, कॉम्प्लेक्सिटी समझ लिया बेटा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, ठीक है, ओनरशिप एंड गवर्नेंस समझ लिया, ठीक है, इसके अलावा बिजनेस मॉडल समझ लिया, इसके अलावा आईटी सिस्टम का कितना यूज कर रहे हैं, कितना इंटीग्रेटेड है, इसके अलावा क्या आईटी सिस्टम्स का आउटसोर्स किया गया है, इसके अलावा इंडस्ट्रीज समझ ली, रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में समझ लिया, दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में समझ लिया। क्लियर है? समझ में आ गया? याद हो गई ये चीज, है ना? यस सर। ठीक है। अब आपको क्या समझना पड़ेगा, अब आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका क्लाइंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का असेसमेंट कैसे करता है भाई। अब आपके क्लाइंट को ये ये सब चीजें ना क्लाइंट को करनी होती है, हमें नहीं करनी। तो क्लाइंट अगर बिजनेस कर रहा है तो उसको ये समझ में आना चाहिए कि भाई वो फाइनेंशियली कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। आप तो ऑडिटर हो, आपका काम तो बाद में होगा, पहले क्लाइंट क्या ये काम करता है नहीं करता, हमको ये पूछना है उससे कि भाई क्या आप खुद से ये देखते हो कि आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है। अब इसको इस तरीके से समझो कि तुम्हारी कोई फ्रेंड है, और वो ठीक है जो कर रही है अपनी लाइफ में कर रही है, तो तुम उससे क्वेश्चन पूछते हो कि क्या वो ये देखती है कि भाई उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, वो कितना पैसा कमा रही है, वो कितनी सेविंग्स कर रही है, वो कहाँ उनको इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है। तो आप उससे जानकारी चाहते हो, क्योंकि अगर आपकी फ्रेंड वो चीज ध्यान में रख रही है, तो ऑफ कोर्स सी बात है कि उसे पता होगा कि भाई उनकी लाइफ में उसका फाइनेंशियल जो हेल्थ है वो कैसा है, वो कैसे फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से जब हम ऑडिट कर रहे हैं तो हमारा क्लाइंट है सामने, तो हम ये क्लाइंट से जानना चाहते हैं कि भाई आप क्या मेजर्स यूज करते हो इंटरनली एक्सटर्नली, जिससे कि आपको आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है। तो हम उनसे पूछेंगे ये काम वो लोग कैसे कर रहे हैं। क्लियर है? समझ में आ गई बात यहाँ पे? यस और नो? यस सर। ठीक है ना? तो आपने ये चीजें समझ ली, उसके बाद फिर आ जाओ कि भाई ये पूछो भाई आपका एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, क्या फ्रेमवर्क आपके ऊपर अप्लाई होता है।
ठीक है। एंड वेदर दी एंटिटीज अकाउंटिंग पॉलिसीज आर एप्रोप्रिएट एंड कंसिस्टेंट, ये आपको देखना पड़ेगा कि जो क्लाइंट के बिजनेस के ऊपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल हो रहा है ना, आपके क्लाइंट के बिजनेस के ऊपर जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हो रहा है एप्लीकेबल, FRF, ठीक है, और आपके क्लाइंट ने जो अकाउंटिंग पॉलिसीज यहां पे अडॉप्ट कर रखी हैं, क्या वो अकाउंटिंग पॉलिसीज एप्लीकेबल FRF के साथ कंसिस्टेंट है या नहीं, एप्रोप्रिएट एंड कंसिस्टेंट। तो आपके क्लाइंट ने एक बताया कि भाई देखो ये मेरे पास एप्लीकेबल FRF है, ये इस लॉ के अंदर कंपनीज एक्ट में या जहां पर भी ये दिया गया है, और मैं ये अकाउंटिंग पॉलिसीज के को बेस करके यहाँ पे अपनी अकाउंटिंग मेंटेन करता हूँ, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन करता हूँ। तो आपको एट अ फर्स्ट इंस्टेंस ये देखना है कि वो जो अकाउंटिंग पॉलिसीज का यूज ले रहा है, क्या वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के साथ कंसिस्टेंट है या नहीं है। क्लियर है, समझ में आ गई बेटा बात यहाँ पे, यस और नो? यस सर। ठीक है, अब इसके लिए पहले ही जानना जरूरी है कि भाई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है। तो पहले आप ये इंक्वायरी करो कि भाई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, फिर आप उनसे पूछो कि क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज वो लोग यहाँ पे उन्होंने बेस कर रखी हैं, और क्या, फिर ये देखो कि क्या वो एज पर दी FRF एप्लीकेबल है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऊपर। फिर हम समझेंगे कि भाई कंपनी, हमारे क्लाइंट के बिजनेस में क्या उन्होंने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स बना रखे हैं, क्या उसके कंपोनेंट हैं, और क्या उसकी कमियां हैं। ये सब चीजें बेटा अपने को समझनी है। क्लियर है, समझ में आ गया? ISA 315 हमको इतना इन डेप्थ ये सब चीजें बता रहा है। समझ में आ गया भाई, हाँ या ना, यस और नो? यस सर। ठीक है, द ऑडिटर विल यूज दिस अंडरस्टैंडिंग टू असेस द आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड एट द एसोसिएशन लेवल टू डिजाइन। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग हमारी क्रिएट होगी, इस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर हम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर क्या करेंगे, यहां पे डिजाइन करेंगे। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, अब ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिल सकती है? आपके खुद के पास्ट एक्सपीरियंस से, आपकी ऑडिट फर्म में, आपके साथ के लोगों से, पुराने ऑडिटर्स से, एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करके, क्लाइंट से पूछ सकते हो, और एक्सटर्नली कंपनी जैसे इंटरनेट का यूज करके, इंडस्ट्री का डेटा, यहां सब चीजों से आपको ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है, जो इंफॉर्मेशन हमको चाहिए ऊपर। आया बेटा समझ में, क्लियर है, आया ना? यस सर। अब हम लोग एनालिटिकल प्रोसीजर्स के बारे में पढ़ लेंगे भाई। एनालिटिकल, जैसे मैंने आपको बताया कि दो चीजों के बीच के रिलेशन को जब आप अंडरस्टैंड करके एनालिसिस करते हो, कंपेयर करके एनालिसिस करते हो, तो उस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे एनालिटिकल प्रोसीजर कहते हो। जैसे कि से फॉर एग्जांपल कि एक हम लोग ये समझना चाहते हैं कि भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सैलरी हेड में कंपनी ने बताया कि इस साल हमने 1 करोड़ रुपए की सैलरी दी है। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन आपके पास है। अब आपको इसका रीजनेबलनेस चेक करना है कि क्या ये सैलरी रीजनेबल है या नहीं है। तो ऐसे तो हमको एक एक जने की सैलरी देनी पड़ेगी, तो हमने कहा कि ठीक है, ये तो हम बाद में देखेंगे कि मुझे इसको फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में किस हद तक ऑडिट करना है। पहले मैं देखूं क्या इसके अंदर कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता। तो मैंने कहा कि भाई रिस्क असेसमेंट की स्टेज पे एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर लेते हैं। तो मैंने उनसे इंक्वायरी करी कि मुझे बता दो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं। ठीक है, और फिर मैंने पूछा कि भाई मुझे ये बता दो कि आपकी एवरेज सैलरी आप कितनी दे रहे हो। तो दो चीजें हो गई, दो रिलेशन, इन दोनों चीजों का रिलेशनशिप, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज और एवरेज सैलरी। तो उससे मुझे ये आइडिया हो जाएगा कि भाई ये जो फिगर क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, वो फिगर किस हद तक जेन्यून है। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा होगा एवरेज और इनके बीच में, तो मेरे को ये आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। तो मैं, मेरी जो टेस्टिंग है आगे की, वो जाकर के इन डेप्थ करूंगा, मैं मेरे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स ज्यादा परफॉर्म करूंगा, है ना भाई, हाँ या ना? ये चीज समझ यस में आ सर। रही है बात यमरान यहाँ पे, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई जब दो चीजों के बीच के रिलेशनशिप को, दो चीजों को कंपेयर करके, दो इंफॉर्मेशन को कंपेयर करके जब आप उसका एनालिसिस करते हो, वो डेटा फाइनेंशियल हो सकता है, वो डेटा नॉन फाइनेंशियल हो सकता है, और फिर जब उसका रिजल्ट आएगा तो उसमें जो भी फ्लक्चुएशंस हैं, इनकंसिस्टेंसी हैं, अगर वो सिग्निफिकेंट अमाउंट से एक्सीड करती है, तो उसको फर्दर हम लोग यहाँ पे उस तरीके के रिलेशनशिप की स्टडी को हम लोग एनालिटिकल प्रोसीजर कहते हैं।
अब ये ऑडिटिंग में हमारे लिए बहुत फंडामेंटल है, इनको हम लोग बार बार यूज लेते हैं। द ऑडिटर्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसीजर, जब हम रिस्क असेसमेंट करेंगे तब भी एनालिटिकल प्रोसीजर्स का यूज किया जाएगा, और जब हम फर्दर ऑडिट, बाद में जब हम ऑडिट में फर्दर स्टेप्स परफॉर्म करेंगे, जब हम कोर ऑडिट में आ जाएंगे, तब भी हम लोगों को यहाँ पे एनालिटिकल प्रोसीजर्स का यूज करना पड़ेगा। तो मतलब एनालिटिकल प्रोसीजर इज जस्ट अ टूल। ये टूल मैं रिस्क असेसमेंट के भी स्टेज पे यूज कर सकता हूँ, जब मैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा मैं तब भी यूज कर सकता हूँ। ये तो सिर्फ टूल है बेटा, इस टूल का आप कभी भी यूज में ले सकते हो। क्लियर है, समझ में आई बात यहाँ पे? यस सर। इनके फायदे क्या होते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर के? ये आपको आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं इनकंसिस्टेंसीज, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, इवेंट, अमाउंट, रेशियोज एंड ट्रेंड। जिनका ऑडिट मतलब जहां पे ऑडिट इम्प्लीकेशन है, जहां आपको फोकस करना है, ऐसी इनकंसिस्टेंसीज ये आपके सामने लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको डाउट हो जाएगा कि हाँ भाई देखो यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, और मुझे यहाँ पर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके रिस्क रिस्क और मटेरियल मिस स्टेटमेंट को रिड्यूस करना पड़ेगा, है ना। कहीं फ्रॉड हुआ हो तो वो मिस स्टेटमेंट का रिस्क ये आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकता है। आइडेंटिफाई एंड असेस एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी विद द ऑडिटर वाज अनअवेयर, ऐसे एस्पेक्ट्स जिनके बारे में ऑडिटर अनअवेयर है, ऐसे एस्पेक्ट्स ये आपके सामने लेकर के आ सकता है। तो ये जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स हैं जो आपको रिस्क असेसमेंट की स्टेज पे परफॉर्म करना ही पड़ेगा। कुछ एग्जांपल जैसे प्रायर पीरियड्स, इस साल और पिछले साल के रिजल्ट्स का कंपैरिजन कराना, एंटिसिपेटेड रिजल्ट्स, बजट्स का कंपैरिजन करना, एक्चुअल क्या फिगर्स और बजट्स क्या थे आपके, सिमिलर इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन, आपकी कंपनी और आपकी कंपनी के ही जो कंपटीशन में आप या उस इंडस्ट्रीज में दूसरी जो फर्म्स यूनिट्स काम कर रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन को कंपेयर करा जा सकता है। ये कुछ एग्जांपल हो गए। आया बेटा समझ में, आया ना? यस सर। ठीक है, डेटा एनालिटिक्स में बी यूज टू परफॉर्म, डेटा एनालिटिक्स जैसे एक्सेल जैसा टूल है, उसको हम लोग डेटा एनालिटिक्स का पार्ट मानते हैं, तो ये टूल्स आप यूज में ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि क्लाइंट के जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होंगे वहां पे बहुत सारा डेटा होगा, उस पूरे डेटा को फैच करके और डेटा एनालिटिक्स की टूल की मदद से हम एनालिटिकल प्रोसीजर्स का परफॉर्मेंस करके देख सकते हैं। आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे? यस सर। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि भाई जो हमारे एनालिटिकल प्रोसीजर है वो ये टूल आप हर एक स्टेज ऑफ ऑडिट पे लोगे। ऑडिट करने से पहले, ऑडिट ड्यूरेशन में, जब आप रिस्क असेसमेंट कर रहे हो, बाद में भी, जब आप सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। ठीक है, और फाइनल एनालिटिकल प्रोसीजर, इवन जब हमारी ऑडिट बेटा खत्म भी हो जाती है ना, कंप्लीशन की स्टेज पे होती है, तब भी हम इन प्रोसीजर्स को यूज में ले सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पे? इसमें बस इन्होंने इतना ही बोला है ना। आईएसए 315 तो कहता है कि भाई जब रिस्क असेसमेंट है तब करो। आईएसए 500 ऑर्डर एविडेंस का कह रहा है कि भाई सब्सटेंसिव जब आप बाद में काम करोगे तब भी। और आईएसए 520 कह रहा है कि जब ऑडिट खत्म होने वाली होगी, कंप्लीशन स्टेज पे होगी, तब भी इस टूल को यूज में लिया जा सकता है। आगे समझ में बेटा क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? यस सर। ये कुछ रेशियोज हैं, हालांकि ये तो मैं नहीं पढ़ा रहा आपको, ये तो सब अकाउंट्स का पार्ट हो जाते हैं, पर ये सब हमारे एनालिटिकल प्रोसीजर्स का पार्ट के एग्जांपल्स हैं। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो गया, एफिशिएंसी रेशियोज हैं, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड हो गया, पेएबल पेमेंट हो गया, इन्वेंट्री होल्डिंग हो गया, एसेट टर्नओवर, ये सब आपने पढ़े हुए होंगे ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, यस और नो? यस सर। ये सारे, तो ये सब हमारे उसका ही पार्ट होता है। ठीक है भाई, समझ में आया, आया ना? यस सर। अब जैसे ये एक सर्टेन एग्जांपल हम लोगों के पास, अब इसमें इन्होंने क्या बोला है, अब आपको प्रोफेशनल कैपिटलिज्म भी अप्लाई करना आना चाहिए ना, जो मैंने ऊपर पढ़ाया था कि 1 जुलाई को ऑडिट प्लानिंग ऑफ बीयू बुटीक फॉर द ईयर एंडिंग सो एंड सो इज करंटली बीइंग परफॉर्म्ड एंड द फाइनल ऑडिट इज ड्यू टू टेक प्लेस। तो फाइनल ऑडिट होनी है अभी तो। ठीक है, और हमने सिर्फ प्लानिंग करनी चालू करी है। During your planning meeting with your client, you are informed that the company has undertaken $10,000 upgrade to its property, plant and equipment. तो आपकी मीटिंग होती है और आपको कंपनी बताती है कि भाई इस साल हम लोगों ने $10,000 का खर्चा हमारे प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट को अपग्रेड करने में किया है। ठीक है,
तो ये बताओ कि ये खर्चा रेवेन्यू होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कैपिटल। कैपिटल होना चाहिए। ठीक है। तो अब आगे इन्होंने ये दिया है कि हमने कुछ इन्वेंट्री परचेज करी है ना, सीजन की, सितंबर के अंदर, जिनकी डिलीवरी नवंबर तक एक्सपेक्टेड थी। जून एंड जून, नवंबर और जून तक एक्सपेक्टेड थी। ठीक है। द कंपनी विल डिस्काउंट एनी अनसोल्ड इन्वेंट्री फ्रॉम द स्प्रिंग समर रेंज इन सितंबर। इन्वेंट्री फॉर द ऑटम विंटर सीजन वाज परचेज्ड इन मार्च विद डिलीवरीज अराइविंग फ्रॉम मे। ये इन्होंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है। अगेन यहाँ पे प्रोफेशनल कैपिटलिज्म हमारे को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। अब स्प्रिंग समर सीजन की इन्वेंट्री इन्होंने परचेज करी थी सितंबर में, डिलीवरी इनको एक्सपेक्टेड थी नवंबर से जून के बीच में। ठीक है, इसके बीच में इनकी डिलीवरी आ जाएगी। ठीक है, स्प्रिंग समर का कलेक्शन चाहिए था कंपनी। जो भी स्प्रिंग समर में माल नहीं बिचा बिका उसको सितंबर तक में ये लोग डिस्काउंट में बेच देंगे। ठीक है, उसके बाद ऑटम विंटर की आ जाएगी। ठीक है, वो हम परचेज करेंगे मार्च में, जिसकी डिलीवरी मई तक एक्सपेक्टेड है इनको। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे बताया है। तो अब इसमें क्या आपको लग रहा है कि क्या गड़बड़ हो सकती है, क्या हमारा क्लाइंट गलती कर सकता है, ये बताओ। सोचो, सोचो, सोचो। वापस दिखाऊं क्या? यस सर। इसको पढ़ो एक बार। इसको मैं मान लिया ग्राफ में कन्वर्ट कर देता हूँ ना, सिंपल। हमने परचेज किया है सितंबर में। ठीक है, क्या परचेज किया हमने? स्प्रिंग और समर का कलेक्शन। डिलीवरी हमको नवंबर से लेकर के, अगर मैं 2014 ले लेता हूँ उसको, नवंबर मतलब ऐसा नहीं कि नवंबर, नवंबर से लेकर के जून 2015 तक हमको इसकी डिलीवरी मिलती रहेगी। मतलब इस पीरियड में हम लोगों को ये डिलीवरी मिलेगी। ठीक है। फिर जून के बाद जुलाई और एक आध महीने ये कपड़े बिकेंगे, इसके बाद तो ये बिकने बंद हो जाएंगे, समर कलेक्शन बंद हो जाएगा बिकना। यस और नो? यस सर। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि भाई यहाँ पे अब जो हमारे पास इसके बाद अनसॉल्ड इन्वेंट्री रहेगी, उसको हम लोग सितंबर के टाइम पे डिस्काउंट करके बेच देंगे। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे बोला। क्लियर है, समझ में आया? यस सर। ठीक है, फिर उसके बाद सर्दियों के इन्वेंट्री 40। फिर मैंने क्या किया था, मार्च के टाइम पे सर्दियों के कपड़े खरीदने चालू कर दिए थे। ऑटम विंटर कलेक्शन मार्च में खरीद लिया था, ऑर्डर कर दिया था 2015। ठीक है, वॉज परचेज इन मार्च विद डिलीवरीज अराइविंग फ्रॉम, और इसकी डिलीवरी मुझे कब से मिलने वाली थी? मई से मिलने वाली थी। ठीक है। द फॉलोइंग विजुअल, अब जो इन्होंने पहले, ये तो इन्वेंट्री को लेकर के हो गया। इंफॉर्मेशन हमारे पास जो है, हमें अपना प्रोफेशनल कैपिटलिज्म भी अप्लाई करना और देखना है कि भाई क्लाइंट से क्या गलती हो सकती है, और ऊपर वाले में भी। अभी ऊपर वाले में तुमने एक बात बोली कि सर $10,000 का अपग्रेड किया गया है, तो अपग्रेड करना तो, अपग्रेड ही तो क्या है, कोई नई चीज थोड़ा ना खरीदी है, तो ये तो रिपेयर्स में ही आएगा ना, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का ही खर्चा होगा ना। यस और नो? यस सर। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पर ये हमको चार्ट दिया है कि भाई हमारा अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक खर्चा रिपेयर्स का कुछ ना कुछ था। फरवरी में भी कुछ ना कुछ आया था, लेकिन मार्च में एकदम से कम हो गया था। फिर अप्रैल में बढ़ गया, मई में बढ़ गया, जून में बढ़ गया। तो हमने देखा कि भाई दिसंबर से लेकर के एक पीरियड में गिरावट आई है हमारे किसके अंदर? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस में, है ना? यस सर। हाँ, खुला है। ठीक है, और जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कुछ भी नहीं था, लेकिन दिसंबर से लेकर के अप्रैल के महीने में हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर एकदम से बढ़ गया।
तो प्रोफेशनल कैपिटलिज्म क्या कह रहा है कि इन्होंने कहीं जो एक्सपेंडिचर इनको रेवेन्यू कंसीडर करना चाहिए था उसका क्लासिफिकेशन उन्होंने कैपिटल में कर दिया। ये कह रहा है नहीं कह रहा हमारा यस सर। प्रोफेशनल है ना। यही हुआ है एक्चुअली इसके अंदर ना, इन्होंने गलत कंसीडर कर दिया। ठीक है। अब इन्वेंट्री की बात कर लें जो ऊपर अपन एग्जांपल समझ के आए हैं। ठीक है। तो एक सर्टेन वैल्यू की इन्वेंट्री मेरे पास यहाँ पे 0 to 60 डेज की है, 61 से मतलब 0 से लेकर 60 दिन तक की इन्वेंट्री है। फिर 61 से लेकर 120 डेज तक इन्वेंट्री है। फिर 121 से लेकर के 1080 डेज तक की इन्वेंट्री मेरे पास बहुत कम है। फिर 181 से 240 डेज की इन्वेंट्री है। फिर इसके बाद मेरे पास कोई इन्वेंट्री नहीं है। फिर इसके बाद 365 डेज प्लस की इन्वेंट्री, मतलब इतने पुरानी इन्वेंट्री मेरे पास पड़ी है। समझ में आया ग्राफ आपको? यस सर। ठीक है। तो इन्होंने डेज वाइज बताया। ऐसी इन्वेंट्री जिसको खरीदे हुए 60 दिन हुए, ऐसी इन्वेंट्री जिसको 61 से 120 दिन हुए, ऐसे इन्होंने यहाँ पे ग्राफ बनाया। ठीक है। तो अब यहाँ पे इन्होंने बताया, तो प्रॉपर्टी एंड प्लांट की बात तो हमको समझ में आ गई है। अब बात कर लेते हैं इन्वेंट्री की। ठीक है। दिस इन्वेंट्री, तो ऊपर जो उन्होंने बताया, उन्होंने बोला है कि भाई ये इन्वेंट्री कौन सी इन्वेंट्री हो सकती है, वो इन्वेंट्री हो सकती है जो हमने स्प्रिंग समर से खरीदी है या फिर ऑटम विंटर से खरीदी है। वैल्यूएशन इज लाइकली टू बी एन इशू है, सेल्स विल स्टिल बी अकरिंग इन द स्प्रिंग समर। ठीक है। तो 0 से लेकर इन्होंने बताया कि भाई क्या है कि भाई देखो, अभी ये इन्वेंट्री बहुत ज्यादा पुरानी इन्वेंट्री नहीं है ना। 180 दिन का मतलब क्या होता है, 6 महीने होते हैं, हाँ या ना। यस सर। तो हमारे पास तो जो ऊपर हमने देखा था कि भाई इतना पुराना माल हमने खरीदा नहीं था ना, हमें मई तक सप्लाईज आनी थी। तो ऐसा हो सकता है कि हमारे स्प्रिंग समर मतलब ये इसी पीरियड में गर्मियों के भी कपड़े आने थे, इसी पीरियड में सर्दियों के भी कपड़े आने थे। तो ये हो सकता है कि भाई ये वो इन्वेंट्री हो जो 0 से 180 डेज है। लेकिन जो 181 से 240 डेज है, वो इन्वेंट्री कहां से आई है? इसका मतलब वो इन्वेंट्री पुरानी इन्वेंट्री है ना। यस और नो? यस सर। वो इन्वेंट्री पुरानी इन्वेंट्री। अब ये इन्होंने क्या दिया और हमारा प्रोफेशनल कैपिटलिज्म काम कैसे करेगा? देखो क्या होता है कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन होती है, क्योंकि ये आपकी एसेट है। तो आप जितनी ज्यादा वैल्यूएशन करोगे आपकी बुक्स में उतने ज्यादा एसेट्स दिखेंगे। ऐसा होगा, हाँ या ना? यही यस होगा सर। ना। आपके आपके गोडाउन में कपड़े पड़े हुए हैं, इन्वेंट्री पड़ी हुई है जो बिकी नहीं है। अब आप उसकी जितनी वैल्यूएशन करोगे उतने आपके बुक्स में एसेट ज्यादा मिलेंगे। लेकिन एज अ ऑडिटर मेरे लिए कंसर्न की बात ये है कि ये जो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन आपकी बुक्स में दिख रही है सही होनी चाहिए। ये मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वहां पे पुरानी इन्वेंट्री पड़ी है जो कि 181 से 240 डेज या 241 डेज से भी पुरानी है, तो मेरे दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई क्या मेरे क्लाइंट ने इसका वैल्यूएशन प्रॉपर किया है नहीं किया। मतलब वो कपड़ा जो 10 रुपए का भी नहीं बिक रहा उसको तुमने 50 रुपए पे वैल्यू कर रखा है। ऐसा हो सकता है। ये हुआ है नहीं हुआ मैं नहीं कह रहा, बट इस चीज का रिस्क है। तो ऑडिटर इस जगह पे ज्यादा फोकस करेगा जब वो करेगा एग्जैक्टली जब वो सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा। है ना? आ रही है बात समझ में? यस सर। तो दिस इंफॉर्मेशन इज गिविंग यू द हिंट कि भाई यहां मुझे ज्यादा फोकस करके काम करना है। यहां मुझे, क्योंकि इनके यहाँ पे पुरानी इन्वेंट्री पड़ी है, तो मुझे इनसे बाद में पूछना पड़ेगा कि भाई इस इन्वेंट्री का आपने वैल्यूएशन क्या किया। मुझे इस बात के एविडेंसेस निकालने पड़ेंगे कि क्या ये इन्वेंट्री जो इन्होंने वैल्यू करी है, ये इन्वेंट्री वाकई उतने अमाउंट की है या नहीं है। क्या ये इन्वेंट्री वो है जिसको आज तक तो राइट ऑफ ही कर देना चाहिए था, अब तो ये बिकेगा ही नहीं, और इन्होंने नहीं किया। तो वहां पे मटेरियल मिस स्टेटमेंट का रिस्क है वैल्यूएशन में। तो इसीलिए ये वो एरिया हो गया जहां पे मुझे ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करना है। ये रिस्की एरिया हो गया। आया बेटा समझ में? क्लियर यहां तक? यस और नो? यस सर। ठीक है। हाँ, अब एक इन्होंने यहां पर मेरे को बताया, ये चीज जरूरी है ना। एक सेकंड चार्जर लगा दूं। अब एग्जाम में आपके क्वेश्चन कैसे आएंगे वो हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम में क्या आएगा, आपको इसी तरीके का एक क्वेश्चन दिया जाएगा। आपको अपना प्रोफेशनल कैपिटलिज्म अप्लाई करते हुए क्या दिखाना है, क्या आइडेंटिफाई करना है, आपको ये रिस्क आइडेंटिफाई करने है ना भाई? समझ में आई यस बात? सर। तो आपको करने रिस्क आइडेंटिफाई। पर हमें बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई नहीं करने। हमें ये नहीं बताना कि भाई इससे बिजनेस को क्या नुकसान होगा।
हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए कि इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या गलती हो सकती है ना भाई। हम तो ऑडिटर हैं, बिजनेस पे नुकसान होगा या नहीं होगा ये तो आपको बताना है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उस नुकसान से फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक की कहानी क्या गलत जा रही है वो मेरे को कंसीडर करना पड़ेगा, ये देखने वाली बात है ना भाई। ये सुनो, Yes, sir. the auditor is trying to detect the material misstatement, the financial statement to avoid issuing the wrong opinion. The auditor is not looking to identify risks which affect the profitability. तो ऐसा अगर कोई दिख रहा है कि भाई इस कंपनी के प्रॉफिट इस चीज से कम हो जाएंगे, मुझे उस तरीके से आइडेंटिफाई नहीं करना। हम बिजनेस के कंसल्टेंट नहीं है। जनरली इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट्स जो ऑडिट का पेपर अटेम्प्ट करते हैं ना उनसे ही गलती होती है कि वो बिजनेस रिस्क को एक्सप्लेन करने रखते हैं रेदर देन। तो आपको ऑडिट रिस्क करना है और ऑडिट रिस्क को बताते हुए उसको एग्जाम यहाँ पे बताना है। अब से फॉर एग्जांपल इन्होंने बोला कि भाई कुछ कस्टमर्स हैं हमारे क्लाइंट के जो स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ऑडिट के बच्चे ने ये लिख दिया कि सर इससे रिस्क ये है कि डेप्ट रिकवर हो जाएंगे और इससे हमारी कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाएगा। क्या एज अ ऑडिटर मेरे को ये रीजनिंग देनी चाहिए कि भाई ये कस्टमर जो है मेरे क्लाइंट के अगर ये पैसा नहीं देंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा? ये तो मेरा काम नहीं है ना। यस और नो? No, sir. ठीक है, ऐसा होगा, अच्छा ठीक बात है। लेकिन मेरे को बताना है इससे ऑडिटर्स क्या है, इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है। तो अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे होना चाहिए कि अगर मेरे मेरे क्लाइंट के कस्टमर्स स्ट्रगल कर रहे हैं अपना पैसा देने में, तो ऑफकोर्स सी बात है कि इससे उसका डेप्ट इरिकवरेबल होगा। लेकिन द पॉइंट इज कि क्या मेरे क्लाइंट ने जो वैल्यूएशन अपने क्रेडिटर्स का किया है वो वैल्यूएशन सही किया है नहीं किया? क्योंकि अगर उसके कस्टमर स्ट्रगल कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से तो वो बेड डेप्ट उसको मार्क कर देना चाहिए था, कर देना चाहिए था, नहीं कर देना चाहिए था? यस और नो? Yes, sir. और अगर ऐसा नहीं किया गया है तो बुक्स जो है मेरे क्लाइंट की वो मटीरियली मिसस्टेटेड है, क्योंकि आज भी उसकी बुक्स में इन क्रेडिटर्स से वो पैसा मांगता है जबकि ये क्रेडिटर्स बेड डेप्ट हो चुके हैं। है ना भाई, समझ में आई बात यहां तक? यस और नो? Yes, sir. ये चीज, तो जब आप अपना आंसर देंगे तो ये सोचते हुए नहीं देखेंगे कि इसके प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट क्या रहा है। हमको ये देखना है कि इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओवर स्टेटेड हो सकती है, अंडर स्टेटेड हो सकती है। ये हमारा जो है। अब एक इन्होंने और एक रिस्क आइडेंटिफाई किया कि भाई क्लाइंट एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहा है जो फास्ट पेस्ड इंडस्ट्री है, मतलब जहां पर चीजें बहुत तेजी से बदल जाती है, आउटडेटेड हो जाती हैं। तो इससे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर रिस्क क्या है, ठीक है। अब क्लाइंट की इन्वेंट्री अगर बहुत जल्दी पुरानी हो जाती है तो यहां पर इन्वेंट्री की वैल्यूएशन जो है वो गलत होना रिस्क है एज पॉइंट ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना भाई, आया ना। तो मुझे ये रिस्क और मटेरियल मिसस्टेटमेंट के लिए चांसेस हो गए कि भाई क्या हमारे क्लाइंट ने जो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किया होगा वो प्रॉपर किया होगा नहीं होगा। मेरे लिए सोचने वाली बात बस इतनी सी है। ठीक है भाई, समझ में आई बात यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो जब आप एग्जाम देंगे तो मेक श्योर कि आप अपने आंसर में ये बताएंगे कि भाई इस सिनेरियो से, इस रिस्क से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, ना कि ये बताएंगे कि प्रॉफिट्स के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। क्लियर है भाई, समझ में आ गया, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, दिस कैन बी अचीव्ड इन सेवरल वेज। तो वैसे तो अभी हमको असर्शंस पढ़ने हैं, तो मैं वो आंसर लिखने सिखाऊंगा कैसे हम लोगों को लिखने पड़ते हैं, तब हम वापस बैक टू टॉपिक आएंगे इस पे। ठीक है भाई, समझ में आ गया, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। कल हम यहाँ पे ऑडिटर रिस्पॉन्सेज टू रिस्क ये हम लोग पढ़ेंगे कि भाई ऑडिटर किस तरीके से इसको रिस्पॉन्ड करता है, कैसे वो प्रोसीजर परफॉर्म करे जब उसको दिख रहा है कि कोई रिस्क है, तो कैसे आप लोगों को उसका करना है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? ये हम लोग थोड़ा कल पढ़ लेंगे, वैसे चैप्टर अब खत्म भी होने वाला है, इसमें ज्यादा कुछ बचा भी नहीं हमारा। ठीक है, Okay, sir. ये चैप्टर लगभग खत्म हो गया ना, कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन से सॉल्व कर लेंगे एक आध दिन में, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना चालू करेंगे 6th। चलो आज की क्लास में खत्म करते हैं, बाय, गुड नाइट। Thank you, sir. Bye.